हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अध्याय 3 मराठा साम्राज्य का उदय को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसे हमने आधा कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। शिवाजी के पश्चात मराठा। शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी छत्रपति बने, ठीक है। तो क्या याद रखना है यहाँ से, शिवाजी के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, एक का नाम संभाजी था और एक का नाम राजाराम था। और शिवाजी के निधन के उपरांत ही कौन बना? संभाजी छत्रपति बने, ठीक है। उस समय दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठे ही एकमात्र बाधक थे। औरंगजेब ने दक्कन पर हमला कर बीजापुर, आदिल शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनतों को जीत लिया। फिर उसने संभाजी को बंदी बनाकर उन्हें क्रूर और असहाय यातनाएं देकर मार डाला। इसके बाद उसने मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो संभाजी को जो पकड़ता है और उसके बाद बहुत क्रूरता के साथ और यातनाएं देकर के मार डालता है, वो कौन था? वो औरंगजेब था, ठीक है। और बाद में यही औरंगजेब जो मराठाओं की राजधानी होती है रायगढ़, उस पर भी क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। लेकिन जो संभाजी होते हैं वो औरंगजेब की कोई भी बातों से सहमत नहीं होते। जो भी औरंगजेब उनसे कहता है वो धर्म परिवर्तन के लिए कहता है, लेकिन संभाजी जो होते हैं वो बिल्कुल भी नतमस्तक नहीं होते उसके सामने। बिल्कुल शेर की तरह क्या रहते हैं, सामने पे आंखों से आंखें मिला करके उससे बातें करते हैं, ठीक है। तो ये थे कौन? संभाजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संभाजी के पश्चात राजा राम छत्रपति बने और शीघ्र ही तमिलनाडु स्थित जिंजी की ओर प्रस्थान कर गए। तो ठीक है, उसके बाद कौन बना? जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे वो कौन? राजा राम, ठीक है। वो छत्रपति बनते हैं और तमिलनाडु स्थित जिंजी की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। मराठों ने अपने दुर्ग की दृढ़ता से रक्षा की और अनेक युद्धों और संघर्षों में प्रायः मुगलों पर भारी पड़े। फलस्वरूप औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा और मराठों को परास्त किए बिना ही मर गया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठे एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो मुगल सल्तनत थी वो अपने आप में औरंगजेब के समय तक ही बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रही थी, ठीक है। और इसी की मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जो मराठे होते हैं वो एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में क्या होते हैं? उभरते हैं। अब वे रक्षात्मक स्थिति में न रहकर आक्रामक हुए। छत्रपति राजा राम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया और भारतवर्ष के बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया। अब देखिए, राजा राम तो थे ही छत्रपति, ठीक है। साथ ही साथ उनकी जो रानी थी ताराबाई, तो उन्होंने भी जो मराठाओं की सेना थी, ठीक है, उन्होंने क्या करे थे? बहुत सारे आक्रमण, भारी आक्रमण करे थे मुगल क्षेत्र पे भी, ठीक। और बड़े भागों पर विजय भी प्राप्त करी थी। किसने? ताराबाई ने। तो ये भी अपने आप में क्या रही होंगी? बहुत वीर योद्धा रही होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीव्रता से हुए इस विस्तार के मध्य मराठों की भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए। शिवाजी के काल का केंद्रीकृत राज्य धीरे धीरे अधिक विकेंद्रीकृत रूप लेने लगा, यद्यपि नाम मात्र रूप से छत्रपति ही केंद्र में बने रहे। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो कह रहा है कि शिवाजी के समय पे क्या होता था? केंद्रीकृत राज्य होता था। केंद्रीकृत का राज्य का मतलब कि जो प्रशासन की पूरी शक्ति होती होगी वो किसी एक राजा के पास में रहती थी। उसमें उस टाइम पे कौन थे? शिवाजी थे, ठीक है, अपने आप में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ये विकेंद्रीकरण होने लगा, ठीक है। शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? अब बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो सत्ता का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो जो छत्रपति थे वो केंद्र के रूप में बने तो रहे, लेकिन वो क्या थे? केवल नाम मात्र के थे, ठीक है। जैसे कि आज के दौर पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो राष्ट्रपति का, ठीक, क्योंकि वो भी एक नाम मात्र के रूप में ही क्या करता है? कार्य को करता है, ठीक है। परंतु प्रादेशिक सरदार अधिक शक्तिशाली हो गए, ठीक है। जो प्रादेशिक सरदार थे वो क्या हो गए? अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि वो स्वायत्त अपनी शक्ति को बढ़ावा देते थे, ठीक है। विकेंद्रीकृत रूप हो चुका था अब जो भी प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है विशेषतः पेशवा प्रधानमंत्री के लिए फारसी शब्द, ठीक है। उस जमाने में जो पेशवा शब्द होता था वो प्रधानमंत्री के लिए यूज़ करा जाता था, ठीक है, का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि स्वयं छत्रपति पर भी यह हावी रहने लगा। देखिए, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहब पेशवा ने मराठों के अखिल भारतीय विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठों ने भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया और सामान्यतः उस पर सुशासन किया। तथापि
क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वायत्ता के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कभी कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए, जो शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत थे। अब देखिए होता है ना, जब स्वायत्त शक्ति जब बढ़ जाती है तो राजा थोड़ा सा अपने आप में गुरूर करने लगता है, अपने आप को बहुत ऊपर सुपीरियर समझने लगता है, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ भी यही हुआ कि अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली, ठीक है, और जो क्या थी, बिल्कुल शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत थी, ठीक है। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठाओं के 10 वर्षीय अभियान जनता के लिए अत्यधिक क्रूर और विनाशकारी सिद्ध हुए। तो बंगाल में जो मराठा के 10 वर्षीय अभियान चले उसमें जनता बड़ी ही क्या रही, इनके आक्रमणों से ग्रस्त रही थी, ठीक है, और क्रूर और विनाशकारी ये क्या होते हैं, अभियान सिद्ध होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते मराठाओं ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर पाकिस्तान पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने अफगानों से युद्ध किए और 1761 में पानीपत में महाविनाशकारी पराजय के उपरांत भी पेशवा माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठे शीघ्र ही सशक्त हो उठे, ठीक है। तो 1761 में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है, ये तीसरा युद्ध है, ठीक है, तीसरा युद्ध। पहला 1526 में होता है, दूसरा 1556 में होता है, फिर एक 1761 में होता है, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जहाँ पर मराठाओं की क्या होती है, पराजय होती है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द क्या होते हैं, माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठे क्या हो जाते हैं, शीघ्र ही सशक्त हो उठते हैं, ठीक है। महादजी सिंधिया, जो कि सिंधिया परिवार आज भी वर्तमान में मौजूद है, वो उसी घराने के क्या थे, पेशवा रहे थे, ठीक है, के नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित किया। दिल्ली अग्रिम 3 दशकों तक मराठाओं के नियंत्रण में रही। तदंतर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई टाइम तक सोचा जाता है कि जो मुगल डायनेस्टी है या मुगल सल्तनत है उसने ही दिल्ली पर क्या करा होगा, शासन किया होगा, और डायरेक्ट उसके बाद अंग्रेज ही आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 1771 में महाजी जो सिंधिया थे उनके नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित होता है, किसका, मराठाओं का, और दिल्ली जो होती है कम से कम 30 सालों तक, 3 दशकों तक मराठाओं के नियंत्रण में रहती है, और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इस पर क्या करा जाता है, अधिकार किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो आगे है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी मराठे ही थे। 1775 से 1818 के मध्य 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में कितने युद्ध हुए थे, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक। मराठों में बढ़ते आंतरिक कलह और विघटन एवं अंग्रेजों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण अंततः मराठा शक्ति का समापन हुआ। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्तियों की तुलना में मराठाओं से अधिक प्राप्त किया। कहने का मतलब जिस टाइम पे अंग्रेज आए थे उस टाइम पे भारत के कई हिस्सों पर मराठों का क्या था, कब्जा था, चाहे वो उत्तर भारत में हो चाहे वो दक्षिण भारत में हो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि अंग्रेजों ने जो भारत है वो मुगलों और किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठाओं से अधिक प्राप्त किया था, ठीक है। और मराठा हार कैसे जाते हैं, मराठा इसलिए हार जाते हैं क्योंकि आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसकी वजह से, और जो अंग्रेजों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता होती है और तकनीकी श्रेष्ठता होती है, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा उत्तम होते हैं, इस वजह से अंग्रेज क्या होते हैं, मराठाओं को हराते हैं और अपना स्वयं राजगद्दी में बैठते हैं या फिर यहाँ के प्रशासन को चलाते हैं, भारत के प्रशासन को चलाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस प्रयास में मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निज़ाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट किया था। ब्रिटिश विरोधी गठबंधन मतलब गठबंधन का एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, पहला अखिल भारतीय, ठीक है। ब्रिटिश विरोधी गठबंधन का मतलब ये होता है कि जो आपके विरोधी हैं उनको भी अपने साथ मिलाओ, और जो बाहरी आक्रमणकारी आया हुआ है उसे मिल करके क्या करना है, हराना है या फिर यहाँ से निकालना है। इसके लिए यहाँ पर क्या होता था, एक गठबंधन बनता था, ठीक। तो जो नाना फडणवीस थे उन्होंने मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर के क्या बनाया, एक गठबंधन बनाया और वो एकजुट हुए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मराठा प्रशासन, ठीक है। तो अभी तक तो बात हो गई कि किस तरीके से मराठाओं ने युद्ध किए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रशासन का विस्तार किया था, ठीक। अब उसी प्रशासन के बारे में जानते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं थी और कौन कौन सी व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, ठीक। तो यहाँ पर है मराठा प्रशासन
नागरिक प्रशासन, जिसमें सबसे पहले आता है। तो नागरिक प्रशासन क्या था? शिवाजी ने अपने राज्य के लिए अपेक्षाकृत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने वंशानुगत पद, जो सामान्यतः सुल्तानों या मुगलों के अधीन प्रचलित थे, और भूमि आवंटन समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या समाप्त करा उन्होंने? वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया और भूमि आवंटन को समाप्त कर दिया। वंशानुगत पद का मतलब क्या होता था कि वंश में ही आने वाले जो पद होते थे, ठीक है, जैसे सुल्तानों या मुगलों के अधीन जो प्रचलित थे, कि वहाँ पर क्या होता था, मुगलों का जो राजकुमार होता था, वही जो बड़ा बेटा होता था, वही राजगद्दी में बैठता था। तो उस वंशानुगत पद को और भूमि आवंटन को क्या कर दिया था इन्होंने? समाप्त कर दिया था। और राज्य कोष से प्रत्येक राजकीय अधिकारी को वेतन दिया। कई अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण भी किया जाता था, जिससे सुनिश्चित हो सके कि उनके पास राजा पर अपनी शर्तें थोपने की पर्याप्त शक्ति न हो। शिवाजी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन भी दी, यहाँ तक कि उनके पुत्रों को सैन्य पद भी दिए। इस प्रकार उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया था। तो शिवाजी ने हर तरीके से क्या करी थी? संभवतः नागरिकों की हेल्प करने की कोशिश करी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक, अगला है 3.13 में यहाँ पर चित्र में ये कुछ सिक्के दे रखे हैं जो कि सोने और तांबे के हैं। तो क्या है इसमें? शिवाजी ने अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के ढाले जो उनकी संप्रभुता दर्शाते थे। देवनागरी लिपि का प्रयोग भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक देवनागरी लिपि का प्रयोग था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए थे कि वे अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार ना करें और ना ही उनसे बलपूर्वक घास का एक तिनका भी छीनें। अपने अधिकारियों को लिखे एक पत्र में शिवाजी कहते हैं, नौसेना के लिए सागुन जैसे बड़े वृक्षों की लकड़ियां आवश्यक हैं। आवश्यकता हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति ले लो और आगे बढ़ो। आम और कटहल जैसे अन्य वृक्ष भी उपयोगी हैं, किंतु उन्हें मत छुओ, क्योंकि ऐसे पेड़ों को बढ़ने में कई वर्ष लगते हैं और लोग उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। यदि तुम उन्हें काट दोगे तो क्या उनका दुख कभी समाप्त होगा? अगर तुम दूसरों पर अत्याचार करके कुछ प्राप्त करते हो तो वह अत्याचारी के साथ साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे वृक्षों के अभाव में हानि भी होती है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग मत करो। ठीक है, तो ये क्या था? एक पत्र था, ठीक है। शिवाजी के पत्र के आधार पर आप एक शासक के रूप में उनके मूल्यों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इस पत्र के आधार पर हम उनके शासक के रूप में उनके जो मूल्य हैं उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि शिवाजी क्या थे? अपने आप में एक दयालु व्यक्ति रहे थे, ठीक है, और न्यायप्रिय और प्रजा के हितों की रक्षा करने वाले शासक थे। वे प्रकृति और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते थे तथा बलपूर्वक कुछ लेने के क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। बलपूर्वक कुछ भी ना लिया जाए, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो ये थे कौन? छत्रपति शिवाजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की परिषद, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये कौन कौन सी थी? 8 मंत्रियों की जो परिषद थी। तो यह है संप्रभु छत्रपति, जो पूरे प्रशासन का क्या था? केंद्रीय भाग था, ठीक। तो उस टाइम पे अष्टप्रधान हुआ करते थे, 8 मंत्री होते थे जो बिल्कुल उच्च स्तर पर कार्य करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन होता था? प्रधान होता था, जो कि क्या था? प्रधानमंत्री या पेशवा था, ठीक। एक था सचिव, जो क्या करने का काम करता था? इसको कहते थे भू राजस्व मंत्री, ठीक। एक था न्यायाधीश, जो न्याय को देखने का काम करता था, मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते थे। एक था पंडित राव, ठीक, ये क्या रखता था? धार्मिक विषयों के प्रमुख थे, ठीक है, धार्मिक विषयों की चीज़ों को देखता होगा, ठीक। आगे है सेनापति, जो सेना को क्या करते होंगे? सेना का नेतृत्व करते होंगे, जो प्रधान सेनापति होते होंगे, ठीक। उसके बाद सुमंत थे। सुमंत किसको कहा जाता था? विदेश मंत्री को कहा जाता था। फिर उसके बाद मंत्री किसको कहा जाता था? जो खुफिया मंत्री होते थे, जो जासूस वगैरह होते थे, ठीक। और अंत में जो थे वो अमात्य थे, जो कि क्या है? वित्त मंत्री के पद पे रहते थे, ठीक है। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? एक तरीके से अमात्य कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है उन्हें प्रधान कहा जाता था, भू राजस्व मंत्री को सचिव कहा जाता था, मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश कहा जाता था, धार्मिक विषयों के प्रमुख को पंडित राव कहा जाता था, प्रधान सेनापति को सेनापति कहा जाता था, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, खुफिया मंत्री को मंत्री कहा जाता था, वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। तो इस प्रकार से छत्रपति के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में 8 प्रधान होते थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में अष्ट प्रधान होते थे? तो शिवाजी के शासनकाल में होते थे या मराठाओं के शासनकाल में होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मराठे प्रायः उन प्रांतों से चौथ,
25% और सरदेशमुखी चौथ के अतिरिक्त 10% नामक कर वसूलते थे। ठीक है, तो मराठों ने दो प्रकार के कर लगाए थे, एक तो था चौथ, एक और था सरदेशमुखी। ठीक है, तो चौथ कितने प्रतिशत? 25% और सरदेशमुखी चौथ के अतिरिक्त 10। ठीक है, चौथ के अतिरिक्त जो कर लिया जाता था वो क्या था? 10 जो लिया जाता था वो सरदेशमुखी कहलाता था। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे ये उन्हीं से क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे जो उनके अधीन नहीं थे। ठीक है, इनमें दक्कन और उत्तर भारत के प्रदेश भी सम्मिलित थे। बदले में मराठे उन प्रांतों की रक्षा करते थे और उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, तो देखिए क्या मांग रहे हैं? कर मांग रहे हैं और कोई भी हस्तक्षेप ना करने की क्या कह रहे हैं? उनको भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपका जो प्रशासन चलेगा, आपके जो आंतरिक प्रशासन होंगे, जो प्रांत होते थे, अलग अलग राज्य जो होते थे, उनके प्रशासन में वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन उसके बदले में क्या मांग करते थे? चौथ और सरदेशमुखी की मांग करते थे। ठीक, मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से इस व्यवस्था को स्वीकृति दी और समय के साथ इनमें से कुछ प्रांत मराठा साम्राज्य का भाग बन गए। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी प्रांत में मराठा शक्ति क्या होती होगी? बढ़ती होगी, तो वो साम्राज्य उस प्रांत को अपने साम्राज्य में क्या कर लेते होंगे? मिला लेते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे अनदेखा ना करें। 18वीं शताब्दी में मराठों ने प्रायः मुगल मुद्रा शैली को उसकी लोकप्रियता के कारण अपनाया, किंतु साथ ही उस अपने सांस्कृतिक प्रतीक भी जोड़े। उदाहरण के लिए यह दुर्लभ मराठा सिक्का जिसे गणपति पंत प्रधान रुपया के नाम से जाना जाता है 19वीं शताब्दी के आरंभ में पटवर्धनों पेशवाओं के अधीन सेना नायक द्वारा ढाला गया था। इस सिक्के पर देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लेख उत्कीर्ण है। एक और गणपति, ये लिखा हुआ है गणपति, ठीक है, गणेश का आह्वान है, जबकि दूसरी ओर पेशवा, ये पेशवा प्रधान जिसको कहा जाता था, मराठी में पंत प्रधान कहा जाता था, के प्रति निष्ठा की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके का क्या चलता था उस टाइम पे? सिक्का चलता था। और वो जो माफ़ कीजिएगा मुगल नहीं, मराठा मुद्रा शैली को क्या करती थी? उसकी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाती थी और उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी धरोहर को ये दिखाने का काम करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैन्य प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन, मराठा सशस्त्र सेना 3 अंगों में विभाजित थी। कौन कौन से अंग थे वो? एक थी पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना और तीसरी नौसेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, नौसेना। ठीक है, घुड़सवार सेना 2 प्रकार के सैनिकों से बनी थी। ठीक है, वैसे कितने प्रकार की सेना थी? 3 प्रकार की थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना। और घुड़सवार सेना भी 2 प्रकार के सैनिकों से बनी थी। पहले थे बारगीर, ठीक है, जिनके घोड़ों और उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था, और दूसरे थे शिलेदार, जिनके घोड़ों और उपकरणों का भुगतान स्वयं सैनिक करते थे। आई बात समझ में? बारगीर वो सैनिक थे जिनके घोड़ों और उपकरणों को का भुगतान जो था वो राज्य करता था। ठीक है, सरकार करेगी एक तरीके से। ठीक, और शिलेदार वो होते थे जिनके घोड़े और उपकरणों का भुगतान जो करेगा वो खुद स्वयं सैनिक करता था। ठीक, तो ये 2 तरीके की सेना होती थी उस टाइम पे। आगे 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने यूरोपीय शैली के अनुशासित सैनिकों और तोपखानों की श्रेष्ठता देखी और उन्होंने ऐसे सैनिक तैयार और भर्ती करने का प्रयास किया। विशेष रूप से महाजी शिंदे के पास एक विशाल यूरोपीय शैली की सेना थी। तलवार और भाले मराठाओं के पसंदीदा हथियार थे, अभी देखेंगे हम चित्र में। ठीक है, 3.16 में। यद्यपि वे बड़ी संख्या में बंदूकों का भी उपयोग करते थे, शिवाजी के समय से ही सैन्य अभियानों में रॉकेटों का उपयोग किया जाता रहा है और 1770 तक धातु नलिकाओं वाले रॉकेटों का भी उपयोग होने लगा था। ठीक है, तो रॉकेट की यहाँ पर बात आ गई है। तो कब से होने लगा था रॉकेट का उपयोग? शिवाजी के शासनकाल से ही होने लगा था। और भी कई सारे जो तलवारें और भाले थे वो भी इसमें यूज़ किए जाते थे। ठीक, आगे हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पर कुछ शस्त्र जो दे रखे हैं। ये इस तरीके के शस्त्रों का प्रयोग कौन करता था? मराठे करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, आरंभ में मराठा शक्ति के मुख्य आधार दुर्ग थे। शिवाजी ने बड़ी संख्या में दुर्ग पर नियंत्रण किया और उनका निर्माण भी कराया, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण और छापामार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थे। तो दुर्ग जो होते थे वो क्या करते थे? सेना को क्या करते थे? संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करते थे। ये इनके लिए क्या थे? बहुत ज़्यादा आवश्यक थे सामरिक दृष्टि से। ठीक, शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य, याद रखना है वित्त मंत्री कौन थे शिवाजी के? रामचंद्र पंत अमात्य। इन्होंने अपनी एक कृति आज्ञा पत्र में राजकीय आदेश में क्या बताया है उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी कृति क्या है? आज्ञा पत्र है। रामचंद्र अमात्य कौन है? शिवाजी के वित्त मंत्री थे। ठीक, तो क्या बताया इन्होंने आज्ञा पत्र में? इन्होंने लिखा है, दुर्ग राज्य का आधार है
उनके अभाव में बाह्य आक्रमण के समक्ष राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी पूर्व राजाओं ने दुर्ग का निर्माण करके देश को सुरक्षित किया। यह राज्य मराठा साम्राज्य स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी द्वारा केवल दुर्गों से ही बनाया गया था। औरंगजेब जैसे दुर्जय शत्रुओं ने इस राज्य पर आक्रमण करके बीजापुर और भागनगर जैसे महान साम्राज्य को जीता, किंतु दुर्गों के कारण ही मराठा राज्य दशकों के प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित रह सका। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट दुर्ग थे, ठीक है, यही मराठा शक्ति को क्या करके रखे थे, बना करके रखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री वर्चस्व। अब मराठाओं का समुद्री वर्चस्व कैसा था? ठीक है, जैसा कि हमने देखा, शिवाजी ने पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक नौसेना का गठन किया। 18वीं शताब्दी में कान्होजी आंग्रे ने कुशल भूगोल ज्ञान और युद्ध नीति के चतुर प्रयासों से मराठाओं को अनेक नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई, जबकि मराठा पोत यूरोपीय पोतों जैसी तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे। ठीक है, जो मराठा पोत होते थे, जो जहाज वगैरह होते थे बड़े बड़े, वो जो अंग्रेज या यूरोपीय पोतों की जो तकनीक होती थी उससे उन्नत थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी कान्होजी आंग्रे के कुशल नेतृत्व में कई सारे युद्ध नीतियों के रूप में नौसैनिक युद्धों में क्या पाते थे, विजय प्राप्त करते थे मराठा। ठीक है, उस समय भारत में यूरोपीय लोगों की मुख्य शक्ति उनकी नौसेनाएं थी। वे भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र पुर्तगालियों में कारताज खरीदने के लिए विवश करते थे। ठीक है, तो नौसैनिक व्यापार पत्र बनाते थे कौन? यूरोपीय लोग। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी नौसैनिक शक्ति थी। ठीक है, तो क्या करते थे, इसमें होता क्या था, व्यापार पत्र में होता क्या था, बिना पत्र वाले किसी भी जहाज को जब्त कर लिया जाता था। मतलब ये एक तरीके से व्यापार पत्र होना ही चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के जहाज क्या होता होगा, पास होता होगा किसी जगह से। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, मराठाओं ने इस प्रथा को चुनौती दी और स्वयं यूरोपीय लोगों से पत्र मांगना आरंभ कर दिया। यूरोपियों ने कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहकर अपनी हताशा व्यक्त की थी। तो कान्होजी आंग्रे का इतना खौफ यूरोपियों के मन में बैठ गया था कि उन्होंने उनको समुद्री डाकू तक कह दिया था। ठीक है, तो सोचिए, टेक्नोलॉजी में इतने आगे ना होने के बाद भी जो मराठा थे, खास तौर पे जो कान्होजी आंग्रे थे, उन्होंने नौसैनिक नेतृत्व जो किया था। ठीक है, उसी के बाद क्या हुआ, यूरोपियंस ने इनको क्या कहा था, समुद्री डाकू कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, अंग्रेजों के जलपोतों पर हमला करते हुए मराठा पोत। ठीक है, आगे है, इसे अनदेखा ना करें। 1665 में शिवाजी के बेड़े के 4 पोत ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। ठीक है, चलिए, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ठीक है, यहाँ पहुंचते हैं। वहाँ के शासक ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर सवार लोगों को बंदी बना लिया। उसने शिवाजी की तटीय संपत्ति पर हमला करने के लिए कुछ पोत भी तैयार कर लिए, किंतु जब उसे पता चला कि शिवाजी की नौसेना में 100 से अधिक पोत हैं, तब वह अपने पोतों के साथ बंदरगाह में पीछे हट गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताई जा रही है कि मराठा साम्राज्य में जो पोत थे, ठीक है, जो जहाज़ थे, वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, खुद शिवाजी की नौसेना में 100 से अधिक पोत थे। ठीक है, तो इस हिसाब से उस टाइम पे नौसेना भी क्या रही होगी, मराठा साम्राज्य की बहुत स्ट्रांग रही होगी, बहुत शक्तिशाली रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था अब कैसी थी? मराठों की न्याय व्यवस्था कुशल थी, जो मृत्युदंड का संयमित प्रयोग करने के लिए उल्लेखनीय थी। पंचायत, ये पंचायत वो पंचायत है जो आज के सरकारी पंचायत से क्या थी, बिल्कुल भिन्न थी या अलग थी। ठीक है, तो पंचायत स्थानीय अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था, जो न्याय वितरण का मुख्य अंग था। असंतोषजनक निर्णय की स्थिति में मराठा सरदार के समक्ष अपील की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त पुणे, इंदौर आदि प्रमुख नगरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी तैनात की गई थी। ठीक है, तो इस समय पर न्याय व्यवस्था में क्या होता था, एक तो पंचायती व्यवस्था होती थी, ठीक है, स्थानीय अधिकारी होते थे उसमें। ठीक है, वही चीज़, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको देखने का काम करते थे, जो भी दिक्कतें आती थी सामने उनको सही करने का काम करते थे। और साथ ही साथ पुणे और इंदौर जैसे प्रमुख नगरों में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी मराठाओं के द्वारा तैनात की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यापारिक तंत्र। व्यापारिक तंत्र क्या है? शिवाजी ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और स्वयं समुद्री विदेशी व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके और उनके अधिकारियों के पास अपने पोत थे, जिन्हें वे नियमित रूप से यमन के मोचा, ओमान के मस्कट और मलेशिया के मलक्का जैसे दूरस्थ बंदरगाहों पर भेजते थे। तो जो शिवाजी थे और उनके पास जो अपने पोत थे और उनके जो अधिकारी थे, उनके पास भी जो उनके अपने जहाज़ थे, उन्हें वो नियमित रूप से क्या करते थे, व्यापार के लिए
अलग अलग बंदरगाहों पर भेजते थे। इनमें कुछ पोतों का उपयोग सोना, वस्त्र आदि माल के व्यापार के लिए होता था। ठीक है। सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया गया। 18वीं शताब्दी में उड़ीसा जैसे स्थानों में नदी परिवहन के लिए नौकाओं का तंत्र स्थापित किया गया। नदियाँ और छोटी जलधाराओं पर पुल बनाए गए थे। ठीक है। तो ये व्यापारिक तंत्र थे कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सके, व्यापार हो सके, इसलिए नदियों और छोटी जलधाराओं पर क्या बनाए गए थे, पुल बनाए गए थे। ठीक है। और नदी परिवहन इस टाइम पे चलता था नौकाओं के माध्यम से। ठीक। आगे है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। मराठाओं ने भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी का स्वराज्य दृष्टिकोण उनकी मोहर में स्पष्ट प्रकट होता है। इसमें एक संस्कृत अभिलेख अंकित था। ठीक है। तो यह है शिवाजी की मोहर। ठीक है। इसमें क्या है, संस्कृत का अभिलेख अंकित था जो प्रचलित फारसी मोहरों से भिन्न था। तो शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मोहर अर्थात अधिकार विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। ठीक है, राज करती है। आगे शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज्य व्यवहार कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाया। ठीक है। तो मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या ग्रंथ लिखवाया था, राज व्यवहार कोश। इसमें होता क्या था, इसमें राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए। परिणाम स्वरूप मराठा कूटनीति में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो गया। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। ठीक है। कौन थे शिवाजी, एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और अपने आप में ये धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का भी क्या करते थे, सम्मान करते थे। वर्तमान समय में हमें भी इसी तरीके की चीज़ें अपनानी चाहिए। ठीक है। उनके भगवा ध्वज को सभी मराठाओं ने अपनाया। उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया तथा संस्कृत एवं मराठी साहित्य, धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं, कलाओं को प्रोत्साहित किया था। ठीक है। तो जो शिवाजी थे उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। उन्होंने जो मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है। संस्कृत और मराठी साहित्य को बढ़ावा दिया, धार्मिक संस्थानों और पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित भी किया। ठीक। संभवतः उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनरुत्थान में सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने लोगों को यह भी दिखाया कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्य को पराजित किया जा सकता है और मराठा अपने साम्राज्य का निर्माण, विस्तार और प्रशासन कर सकते हैं। आगे इसे अनदेखा ना करें। मोडी लिपि देवनागरी का एक तिर्यक रूप मराठों द्वारा पत्राचार के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य लिपि थी। तो यहाँ पर एक तरीके से कर्सिव राइटिंग बनाई जाती थी देवनागरी लिपि में, जिसे मोडी लिपि कहा जाता था। ठीक है, मोडी लिपि। ठीक। आगे है शिवाजी का आदर्श उनके उत्तराधिकारियों को निरंतर प्रेरणा देता रहा। उदाहरण के लिए नागपुर के भोसले स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक के रूप में उभरे और पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा, जो मुगल शासन में प्रायः बाधित रहती थी, मराठाओं के संरक्षण से पुनर्जीवित हुई। संभवतः सबसे प्रभावशाली योगदान कुछ विशिष्ट मराठा महिलाओं का भी था। आइए उनमें से दो के विषय में जानते हैं। ठीक है। तो चलिए दो महिलाओं के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये है, देखिए, शक्तिशाली मराठा महिलाएं। तो पहली महिला जो कि आप देख पा रहे हो घोड़े पर सवार है, जिनका नाम है ताराबाई। ठीक है। ये क्या थी, एक निडर मराठा योद्धा रानी थी जिन्होंने अपने पति राजा राम की मृत्यु के पश्चात 18वीं शताब्दी के आरंभ में शासन किया। ठीक है। यह अनुभव करते हुए कि दक्कन में औरंगजेब और मुगल सेना की उपस्थिति के कारण उत्तर भारत असुरक्षित था, उन्होंने विशाल मराठा सेनाओं का गठन किया और उन्हें उत्तर में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब देखो इन्होंने क्या चाल चली, क्योंकि ताराबाई जानती थी कि जो औरंगजेब है वो अपनी सेना के साथ कहाँ है, दक्कन विजय के लिए आया हुआ है। उत्तर भारत में जो मुगल क्षेत्र हैं वो क्या है, अभी सेना के मामले में बहुत कम है। तो इन्होंने क्या करा, उन्हीं मुगल क्षेत्रों पर क्या करने लगे, आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इस अर्थ में वह उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार थी। उनकी सैन्य रणनीति की समझ और दृढ़ता ने मुगल साम्राज्य को परास्त किया और एक कठिन समय में मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की। तो ताराबाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महिला हो जाती है। ठीक है, मराठा साम्राज्य में। ठीक। आगे हैं अहिल्याबाई होलकर। ये है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। होलकर राजवंश की उत्तराधिकारिणी थी जो उत्तर भारत में मराठा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख कुलों में से एक था। 18वीं शताब्दी में इस राजवंश ने मध्य भारत में वर्तमान इंदौर के आसपास एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। अपने पति और पुत्र को खोने के उपरांत भी उन्होंने 30 वर्षों तक धैर्य एवं साहसपूर्वक शासन किया।
उन्होंने प्रजा का ध्यान रखते हुए बुद्धिमानी से प्रशासन चलाया। अहिल्याबाई एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक समस्त भारत में सैकड़ों मंदिरों, घाटों, कुओं तथा मार्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, तथा गुजरात में सोमनाथ मंदिर का, जिसे महमूद गजनी ने ध्वस्त कर दिया था। अहिल्याबाई होलकर को मध्य प्रदेश में महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा देने और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है, जो आज भी फल फूल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो महिलाएं हैं, ठीक है, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है मराठा साम्राज्य के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तंजावुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, आइए सांस्कृतिक योगदान में एक अन्य उदाहरण को देखने के लिए दक्षिण की ओर चलें। शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर तमिलनाडु पर विजय प्राप्त की। इससे इस क्षेत्र में मराठा शासन का आरंभ हुआ। तंजावुर के मराठाओं ने विशेष रूप से एक समृद्ध और नवीनता से परिपूर्ण समन्वयकारी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। वे कला के महान संरक्षक थे तथा कई शासक स्वयं कवि और नाटककार भी थे। ठीक है, तो तंजावुर शैली पे बनी एक पारंपरिक चित्रकला यहाँ पर क्या है, ये दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, आइए पता लगाइए, क्या आपने भरतनाट्यम नृत्य शैली के विषय में सुना है? बिल्कुल सुना है ना? क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य शैली का मराठाओं से गहरा संबंध है? क्या आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह संबंध क्या था? तो क्या चीज़ हो सकती है भरतनाट्यम के बारे में, जैसे कि हम जानते ही हैं, तो ऑब्वियसली यस, हाँ जानते हैं। भरतनाट्यम क्या है? अब भरतनाट्यम का मराठाओं से संबंध तंजावुर के मराठा शासकों से था। ठीक है, तो जो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली थी वो तंजावुर के मराठा शासकों से था। इसका क्या संबंध? ठीक है, नृत्य शैली का। और इन्होंने क्या करा था, इस नृत्य शैली को संरक्षण दिया था अपने आप में, तो और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो इस प्रकार क्या बनता है इससे, इसका संबंध भी स्थापित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, भरतनाट्यम का मराठाओं से संबंध तंजावुर के मराठा शासकों से था। उन्होंने इस नृत्य शैली को संरक्षण दिया और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सरफोजी द्वितीय। क्या किया इन्होंने? वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने देवेंद्र कुरवंजी नामक एक मराठी नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो देवेंद्र कुरवंजी नाम का इन्होंने क्या लिखा है, एक मराठी नाटक लिखा है। ठीक है, किसने? सरफोजी द्वितीय ने, इसको आपको याद रखना है। सरफोजी ने अनेक प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया। उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के प्रारंभिक चरण विकसित हुए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली जो भरतनाट्यम है, वो भी उसके जो प्रारंभिक चरण हैं वो कहाँ से विकसित हुए? मराठा साम्राज्य से ही विकसित होकर के निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चित्र यहाँ पर दे रखा है आपको, तो ये क्या है? चित्र में बृहदेश्वर मंदिर की एक दीवार पर भोसले परिवार का इतिहास बताने वाला मराठी शिलालेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की, जो एक चिकित्सा केंद्र था। यहाँ भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धति से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। उन्होंने एक मुद्रणालय भी आरंभ किया, जो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला ऐसा उदाहरण था। उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण कराया, जैसे कि अभी हमने देखा था, जो भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक है और भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तंजावुर का सांस्कृतिक परिवेश बहुभाषी था, जिसमें कई प्रभावों का मिश्रण था। यहाँ की स्थानीय तमिल संस्कृति, पूर्व शासकों की तेलुगु संस्कृति और वर्तमान शासकों की मराठी संस्कृति का परस्पर स्वतंत्र रूप से मेलजोल हुआ। ठीक है, तो संस्कृति क्या करी, आपस में जुड़ाव हुआ और नए नए विचार निकल करके सामने आते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा विरासत। अब क्या थी मराठा विरासत? मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और अंग्रेजों द्वारा उपमहाद्वीप पर अधिकार से पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक कुशल प्रशासन के साथ
शासन करने की एक नई विधि स्थापित की और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। दमनकारी शासन और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध उनका साहसिक संघर्ष स्वराज के ज्वलंत आदर्श से प्रेरित था। कालांतर में इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया। तो एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि जो मराठा विरासत है वो क्या थी, मुगल प्रभुत्व को उन्होंने चुनौती दी थी, अंग्रेजों को उपाधि पर अधिकार करने से, उनके नियंत्रण करने से क्या करा था, रोका था। कई हद तक उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। और जो दमनकारी शासन था या विदेशी प्रभुत्व था, उनके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए, ठीक है। और हमेशा स्वराज्य का जो एक आदर्श था वो हमेशा अपने संग लेते हुए चले थे। और इसी का कारण है कि आज के वर्तमान युग में भी शिवाजी और मराठा साम्राज्य को इतना मायने में देखा जाता है और माना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इसी ने ही जो स्वराज का जो मुद्दा था, ठीक है, या स्वराज का जो आदर्श था, विचार था, उसने ही भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका क्या करा था, बीज रोपण किया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्या है, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समराइज यहाँ पर समरी जैसी दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मुगल सत्ता के प्रति उनके दशकों के प्रतिरोध और उससे प्राप्त अनुभव ने 18वीं शताब्दी में उनके अखिल भारतीय विस्तार में सहायता की। भारत को अंग्रेजों ने मुगल या किसी अन्य भारतीय शक्ति की तुलना में मराठाओं से अधिक प्राप्त किया। दुर्ग मराठा राज्य की आधारशिला थे। मराठाओं ने सैकड़ों दुर्गों पर नियंत्रण किया, जिससे उस क्षेत्र पर उनका रणनीतिक नियंत्रण दृढ़ हुआ। उनकी दुर्जेश नौसेना ने उस समय की नवीनतम तकनीक तक पहुंच न होने के बाद भी लंबे समय तक यूरोपीय नौसैनिक वर्चस्व का प्रतिकार किया। मराठाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के मध्य एक नए सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संचार किया और इस प्रकार सांस्कृतिक पुनरुत्थान और नवाचार में योगदान दिया, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक तरीके से समरी है लास्ट में, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी और आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें और अपने नोट्स बना सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप इसी के अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।